दोस्तों, मित्रों, सभी परिजनों, दर्शकों, सहयात्रियों, सहभागियों को आज के 144वीं भावगंगा के अंक में सबका स्वागत है, अभिनंदन है। परसों की जो भावगंगा हुई थी वो लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं। लेकिन आशुतोष मिश्रा जी ने एक प्रश्न भी किया है, उसको आपके सामने रखता हूं, उस पर कुछ बातें कहनी हैं। उसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखेंगे। पिछले साल आज ही के दिन सोशल मीडिया पर कबीरा पिछले और उसके कई सालों पहले कबीरा मन निर्मल भया करके एक सीरीज चल रही थी, लेखों की सीरीज। तो आज के दिन जो सीरीज आई थी वो आप भी आपके सामने रखेंगे। आशुतोष जी लिखते हैं, आदरणीय सर, आज के अंक में दोनों लघु कथाएं दिल को छू लेने वाली थी। हमेशा की तरह आज का अंक भी बेहद रोचक था। लेकिन सर, अंक के अंतिम चरण में आप जिस एक घटना का जिक्र कर रहे थे, जिसमें एक शख्स को कुछ न बताने की वजह से उन्मत्त पागल भीड़ नहीं, थोड़ा आपको समझने में भूल हुई, एक व्यक्ति, शायद नाम दिनेश कुशवाहा था, एक व्यक्ति ने मारा। पागल भीड़ में भी जहां कई होंगे वहां कुछ न कुछ सेंस प्रिवेल कर जाएगा। अगर एक ही व्यक्ति ऐसा है जो एकदम से देख नहीं रहा, सच्चाई से अलग है, अपने मन में ही कल्पना करके काम कर रहा है, उससे ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं होगा। और ये रोग देश में इस समय काफी जोरों से इन्फेक्शन की तरह से फैल रहा है, इसलिए खतरनाक है। भीड़ नहीं थी वहां, जान से मार दिया, दिल को अंतस तक कचोटने वाला है। आपने उसमें एक बात कही कि बिना सच्चाई को जाने उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए थे। उसने जिस शख्स को मुसलमान समझकर मारा था, कम से कम यह तो जान लेना था या सुनिश्चित कर लेना था कि वह क्या है, उसकी जाति क्या है। सर, मेरी दुविधा यह है, यहाँ सत्य को जानने की क्या बात है? अगर वाकई में मुसलमान होता तो क्या उसे मार दिया जाना उचित था? यहाँ सच्चाई को जानने न जानने की बात मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बात है जिससे मैं शायद पूर्ण तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि अंक के अंतिम चरण में जिस दृष्टांत का आपने वर्णन किया है उससे जुड़े इस बिंदु को और स्पष्ट करने की कृपा करें, ताकि मेरी भ्रांति का निवारण हो सके। अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछ लिया। पहली बात तो यह है कि मेरा कोई भी अंक इंडिपेंडेंट नहीं है, अलग नहीं है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने वीडियो, जितने लेखन, जो कुछ आज तक मैंने कहा है, बोला है, लिखा है, सब पूरे होशो हवास में बोला है, कहीं कोई अलग नहीं है। तो जब मैं शुरू से कहता हूं कि हमें वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए कार्य करना है, तो फिर चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचार का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, धरती के सभी लोग अपने परिवार हैं। तो किसी को सजा मारना, किसी को परेशान करना, किसी को एक्सप्लॉइट करना, किसी के प्रति दुराग्रह करना, लूटना, परेशान करना, यह सब गलत है। सजा देने का अधिकार व्यवस्था को है, व्यक्ति को नहीं है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो भी हमने इसीलिए व्यवस्था चुनी है कि वो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सजा दे। किसी निरपराध को अपनी कल्पना के आधार पर सजा दे देना, यह तो निहायत
घृणित है। लेकिन अगर हम किसी के साथ कोई भी व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो मिस्टर कुशवाहा ने जैन के साथ जो भी किया, किसी के साथ कोई भी व्यवहार कर रहे हैं, तो कम से कम सच्चाई जान ले। अपने जीवन में कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, तो सच्चाई को जान लेना हमारा पहला कर्तव्य होता है। सच्चाई जान लीजिए। कल्पना में करके कि आप गुनहगार हैं, हम आपको माने, तो यह तो और घातक है। अगर आप जान लेंगे तो बहुत सारी स्थितियों से आप बच सकते हैं। किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने गलती नहीं की है तो उसके फोर फादर्स ने गलती किया था कभी, या उस जाति से आप घृणा करते हैं या उस धर्म से आप घृणा करते हैं, इसलिए मारना यह भी घृणित है। और अगर ऐसा करने लगे तो धरती पर कोई नहीं बचेगा। अगर हर जाति के लोग ऐसा ही करने लगे तो धरती पर कोई नहीं बचेगा। तो यह सब जो बहुत पुरानी बातें हैं, 400, 500, 600, 800 पहले वाली शताब्दियों की जो बातें हैं, आज 21वीं शताब्दी में जब हर तरह से धरती जुड़ रही है, लोगों का एहसास हो रहा है, सच्चाइयों का पता चल रहा है, उस समय उस तरह की विचारधाराओं के आवेश में आना, और पिछले अगर धर्मों में भी युद्ध हुए हैं तो 50 साल, 100 साल, 400 साल, 800 साल बाद, और आज फिर उसके आधार पर लड़ाई करने लगे या घृणा करने लगे, यह भी अविश्वसनीय है कि 21वीं शताब्दी में यह होगा। शैव वैष्णव कभी कितना लड़े थे, कितनी कोशिशें हुई और शैव वैष्णव एक हुए, और आज अब अगर उस गड़े मुर्दे को उखाड़ करके शैव और वैष्णव लड़ने लगे तो क्या होगा। हम वहीं नहीं पहुंच जाएंगे जहां आइंस्टाइन कहा करते थे कि हमें नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा। लेकिन अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कैसे होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन चौथा विश्व युद्ध कैसे होगा मैं जानता हूं। फिर आदमी पत्थरों से लड़ेगा, लकड़ी से लड़ेगा, उस जमाने में चला जाएगा, जितना हमने कुछ हासिल किया है सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें आंख खोल करके देखना है। सत्य को पता लगा लेने के बाद भी आपको, अगर आपके सत्य को पता लगाने की इच्छा जागेगी, तो ही संभावना ये हो जाएगी कि आप किसी निरपराध को नहीं मारेंगे। वह मुस्लिम होता तब भी वो निरपराधी था, मारने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इनकी बेसिक जरूरत यह है कि ये पता तो लगा लें कि यह व्यक्ति है कौन। अगर इन्हें मुस्लिमों से बहुत घृणा है, जैसा कि आजकल माहौल फैलाया जा रहा है, लोग मुस्लिम अगर ठेले वाला सब्जी लेके जा रहा है तो उसका ठेला पलट दे रहे हैं, ये लूट ले रहे हैं, तो वह तो एक सामाजिक हिस्टीरिया है। अगर उसके ये शिकार हैं तो उस बीमारी के वजह से अगर वो उसको मारते तो भी ये इनकी ये घृणित बीमारी मानी जाती। लेकिन यहाँ तो उन्होंने कुछ भी नहीं पता, और उन्होंने शायद जान से नहीं मारा था, इतना मारा था उससे ये पता करने के लिए कि तुम कौन हो, क्या मतलब इन्हें को कौन है। और इन्हें प्रिजम्पशन ये है कि वो उसका नाम अहमद या मोहम्मद क्या कह रहे थे, तब भी घृणित होगा अगर ये मुसलमान समझ के जान करके मारते। लेकिन वह भी नहीं पता किया, वह भी नहीं जानते थे। इस तरह से तो आप किसी भी चलते हुए इंसान को मार देंगे। मुसलमान जान लेते उसके बाद मारते तब भी उतना ही गुनाहगार था, और बिना जाने यह भी वही गुनाह यह भी है। लेकिन जैसे मैथमेटिक्स में अगर किसी चीज का स्क्वायर कर दो तो संख्या
उसी से गुणा कर दो तो कई गुना बढ़ जाती है। उसी तरह से जानने के बाद गलती करना, अगर एक्स क्राइम है, हीनियस क्राइम है, तो अगर बिना जाने वही क्राइम करना, बिना पता किए वही क्राइम कर देना और खतरनाक है और बड़ा रोग है। दोनों स्थितियों में इनका कार्य घृणित है और पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। पूरे देश को आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, कहीं ना हो। सब लोग भाई भाई की तरह से रहें। किसी एक जाति के व्यक्ति को दूसरे जाति के, या एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म को, या प्रिज्यूम करके कि ये इस जाति या इस धर्म का है इसलिए सताना या मारना, ये एक सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। हम किस तरह के असभ्य समाज की ओर जा रहे हैं। तो आशुतोष जी, दोनों गुनाहगार, दोनों स्थितियों में भयंकर गुनाह है, लेकिन किसी व्यक्ति को ये उसके पीछे पड़ जाना कि तुम अपनी जाति बताओ और वह नहीं बता पा रहा है इसलिए उसको मारते रहो, यह अजीब बात है। देश में और किसी को कुछ करने को काम नहीं रह गया क्या? और अब आते हैं पिछले वर्षों में आज के दिन जो कबीरा मन निर्मल भया अंक सोशल मीडिया पर मैंने डाला था, उसकी चर्चा करते हैं। ओशो से किसी ने पूछा, ओशो आचार्य रजनीश, मैं बार बार जब रजनीश की कोई बात बताता हूं तो कहता हूं कि मैं रजनीश से पूरी तरह से कभी सहमत नहीं हुआ। हाँ, लॉजिकल थिंकिंग में और अंधविश्वासों के निवारण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन पूरे समाज, पूरे धरती, पूरे सृष्टि से संवेदनात्मक जुड़ाव के संदर्भ में उनके विचार थोड़ा संकुचित रहे हैं, इसलिए मैं उनसे सहमत नहीं हो सका। कभी कभी वो चीज़ों, वैज्ञानिक तथ्यों का गलत, शायद उन्होंने विज्ञान नहीं पढ़ा था तो अवैज्ञानिकता के भी शिकार हो जाते थे, इसलिए भी उनसे असहमत रहता हूँ। लेकिन और उनकी अपनी फिलॉसफी जहाँ आती है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे इंटरप्रेटर हैं। दूसरे दर्शनों को या पुस्तकों को या व्यक्तित्वों के विचारों को बहुत अच्छी तरह से पेश करते हैं। यह सब उनकी खूबियां हैं, और क्योंकि वो सच्चाई की तलाश में थे, इसमें कोई शक नहीं है, तो बहुत जगह बहुत अच्छी बातें भी उन्होंने कही हैं, गहरी बातें भी उन्होंने कही हैं। इस पे चर्चा करें इससे पहले लोगों के, मनुष्यों की जो प्रवृत्तियां होती हैं और आत्मविश्वास की जो कमी होती है, उस पर उन्होंने एक छोटी सी घटना कही थी, वो बहुत अच्छी थी, याद आ गई। एक व्यक्ति जा रहा था, रोज उसी रास्ते से गुजरता था, ऑफिस या काम करने या जहां भी, तो रास्ते में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर था, हॉल नुमा कुछ रहा होगा अंदर, उस चारों तरफ से बंद रहता था। एक दिन वो गया तो देखा कि उसका एक खिड़की या दरवाजा, कोई खिड़की खुली हुई है उस पे, उस हॉल में। तो उसने झांक के देखा, कुछ नहीं था, एकदम शून्य, कुछ भी नहीं था। वो अपना चला गया। वो देख रहा था, पीछे से कुछ और लोग आ गए होंगे या उनको भी क्यूरियोसिटी हुई होगी, उन्होंने भी उसके जाने के बाद वो देखने लगा। इस तरह से लोग देखने लगे। शाम को जब वो लौटा तो मजे की बात है कि उस खिड़की के पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई थी देखने वालों की, कि उस हॉल के अंदर क्या है वो देखने के लिए। सबकी क्यूरियोसिटी रही होगी, बहुत दिनों से बंद था और लोग जल्दी में थे, अपना
आते जाते मतलब बंद देखते थे, आज उनको खिला देखा, कुछ लोगों को देखते देखा तो लाइन में लग जाते रहे होंगे और जा करके देखते होंगे खाली है, चले जाते होंगे फटाफट, सबको जल्दी रहती है। इसने सुबह दे के गया था, लेकिन इसको अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं हुआ और इसको ये डाउट भी ये हो सकता मन में रहा हो कि हो सकता है इतने भीड़ पे विश्वास की बात हो रही कि इतने लोग अगर लाइन में लगे हुए हैं इसको देखने के लिए तो जरूर कुछ न कुछ अब हो गया होगा, इसमें जरूर कुछ हो गया होगा और उसको देख रहे हैं, चलो हम भी फिर से देखते हैं। या हम ठीक से ना देख पाए हो, कुछ चीज होने वाली रही हो, उस समय तैयारी रही हो, और ये फिर लाइन में लग गए और जब अपना नंबर आया देखा तो फिर वैसे के वैसे खाली था। तो यह भी होता है जिंदगी में, अपने ऊपर विश्वास की कमी या जो भी है। तो ओशो से किसी ने पूछा, राजनैतिक लुच्चों लफंगों से देश को छुटकारा कब मिलेगा? राजनैतिक लुच्चों लफंगों से देश को छुटकारा कब मिलेगा? ओशो ने जवाब दिया, बहुत कठिन है। ओशो ने जवाब दिया कि बहुत कठिन है, क्योंकि प्रश्न राजनेताओं से छुटकारे का नहीं है, प्रश्न तो तुम्हारे अज्ञान के न मिटने का है। प्रश्न तो तुम्हारे अज्ञान के न मिटने का है। जब तक तुम अज्ञानी हो, कोई न कोई तुम्हारा शोषण करता रहेगा। जब तक तुम अज्ञानी हो, कोई न कोई तुम्हारा शोषण करता रहेगा। कोई न कोई तुम्हें चूसेगा, पंडित चूसेंगे, पुरोहित चूसेंगे, मौलाना चूसेंगे, राजनेता चूसेंगे। जब तक तुम जागृत नहीं होते तब तक लुटोगे ही। जब तक जागृत नहीं होते लुटोगे ही। बाबा लूटेंगे, महंत लूटेंगे, कौन कौन नहीं लूटेगा? फिर किसने लूटा, क्या कोई फर्क पड़ता है? फिर किसने लूटा, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? किस झंडे की आड़ में लूटे, क्या फर्क पड़ता है? किस झंडे की आड़ में लूटे, क्या फर्क पड़ता है? समाजवादियों से लूटे कि साम्यवादियों से लूटे कि पूंजीवादियों से लूटे, धर्मवादियों से लूटे या जातिवादियों से, किस झंडे की आड़ में लूटे, क्या फर्क पड़ता है? समाजवादियों से लूटे कि साम्यवादियों से लूटे, पूंजीवादियों से लूटे, धर्मवादियों से लूटे या जातिवादियों से, क्या फर्क पड़ता है? तुम लुटोगे ही। बस लुटेरों के नाम बदलते रहेंगे और लूटने वाले तुम ही रहोगे और तुम लुटते ही रहोगे। बस लुटेरों के नाम बदलते रहेंगे, झंडे बदलते रहेंगे और तुम लुटते ही रहोगे। यह मत पूछो कि राजनीतिक लुच्चे लफंगों से देश को छुटकारा कब मिलेगा। यह मत पूछो कि राजनीतिक लुच्चों लफंगों से देश को छुटकारा कब मिलेगा। यह प्रश्न अर्थहीन है। यह प्रश्न ही अर्थहीन है। यह पूछो कि मैं कब इतना जाग सकूंगा कि झूठ को झूठ और सत्य की तरह पहचान सकूं। यह पूछो कि मैं कब इतना जाग सकूंगा और कैसे इतना जाग सकूंगा, मेरी आंखें कैसे खुलेंगी कि झूठ को झूठ और सत्य को सत्य की तरह पहचान सकूं। और जब तक सारी मनुष्य जाति झूठ को झूठ की भांति नहीं पहचानती, और जब तक सारी मनुष्य जाति झूठ को झूठ की तरह नहीं पहचानती, तब तक छुटकारे का कोई उपाय नहीं। तब तक छुटकारे का कोई उपाय नहीं। और इसी वजह से यह सब हो रहा है, और इसी वजह से हो रहा है। अब एक सच्ची घटना शायद जयपुर में या कहाँ हुई थी, बेटे का, एक बाप के, बुढ़े बाप के बेटे को अस्पताल में लेकर के गया था और वहाँ क्या हुआ वो भी आया था अखबारों में भी, सोशल मीडिया पे भी। और उसके बाद क्या हम अपना कितना ध्यान दे रहे हैं शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर। इम्पॉर्टेंट रोगों के इलाज में 5-5, 6-6 महीने की वेटिंग लिस्ट है। कैंसर लास्ट स्टेज में है और डेट दिया जा रहा है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद।
हॉस्पिटल्स में, जो अच्छे हॉस्पिटल हैं, हम कैसे अच्छे समाज का निर्माण या देश का निर्माण करना चाहते हैं। एक बाप स्ट्रेचर पर तड़पते हुए बेटे को दिलासा दिला रहा था। एक बाप स्ट्रेचर पर तड़पते हुए बेटे को दिलासा दिला रहा था कि बेटा मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। एक बाप स्ट्रेचर पर तड़पते हुए बेटे को दिलासा दिला रहा था कि बेटा मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम्हारी MRI होना बाकी है, फिर डॉक्टर तुम्हारा इलाज शुरू कर देगा। बस तुम्हारा MRI होना बाकी है, फिर डॉक्टर तुम्हारा इलाज शुरू कर देगा। वो बदकिस्मत बाप अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही स्ट्रेचर पर पड़े उसके बेटे को एक भयानक दौड़ा पड़ा। बीच बीच में छोड़कर उसकी पीठ पर थपकी मारने लगा। अपने इकलौते बेटे को यूं तड़पते देख उसकी आंखों में आंसू की धारा बह निकली। 6 फीट लंबाई, लंबा चौड़ा शरीर था उसका, लेकिन अपने बेटे की दुर्दशा देख उसका सारा पौरुष पिघल गया। बच्चों की माफिक रोने लगा। उसे उम्मीद थी कि जल्द उसके बेटे की MRI हो जाएगी और उसको उसकी बीमारी का पता चल जाएगा और उसका काम हो जाएगा। होगा क्यों नहीं। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में जो आया था, सारी उम्मीद लेकर आया था। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में SMS में जो आया था, सारी उम्मीद लेकर आया था, लेकिन पिछले 1 घंटे से उसका नंबर ना आया। आता भी कैसे। अंदर पहले से MRI करवानों की भीड़ जो थी, एक MRI में करीब आधा घंटा लगता है और 50 लोग उससे पहले लाइन लगा के बैठे थे और मशीन 24 घंटे चलती, तब भी उसका नंबर दूसरे दिन आता। जयपुर का या कहें राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल, राजस्थान का सवाई मानसिंह जी का दिया हुआ उपहार, देश के नामी गिरामी विशेषज्ञों से लैस अस्पताल, लेकिन वहां महज एक MRI की मशीन है। दूसरी मशीन खराब पड़ी है, जिसे सुधारने के लिए चीन भेजा जाएगा। हम 21वीं सदी में हैं। हमारी GDP की रफ्तार सभी देशों को मात दे रही है। हर महीने, हर सप्ताह हमारा इसरो नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमें न्यूक्लियर मिसाइल ग्रुप की सदस्यता मिलने वाली है। हम तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमान बना रहे हैं, पनडुब्बियां बना रहे हैं, लेकिन हमारे अस्पतालों में एक्सरे और MRI मशीनें नहीं हैं। MRI होंगी भी कैसे। यहाँ MRI मशीन बनाने की तकनीक है ही नहीं, न ही उनके खराब होने पर उसे सुधारने की कोई तकनीक है। एक उम्दा गुणवत्ता की MRI मशीन करीब 1 करोड़ की आती है और ये चीन, जापान, कोरिया जैसे देशों से आयात की जाती है। खराब होने पर या तो मशीन चाइना जाएगी या वहाँ से टीम आएगी। इसकी मरम्मत का खर्चा लगभग लाखों में आएगा, लेकिन हजारों करोड़ों की मूर्तियां लगाने के लिए हम तैयार हैं देश में अलग अलग जगह। बड़े बड़े मंदिरों में सोने के बड़े बड़े मुकुट और क्या क्या अर्पित किए जा रहे हैं, करोड़ों अरबों के। लेकिन ईश्वर का जो सबसे बड़ा उपहार मनुष्य की शरीर और ये जीवित जितने शरीर हैं, इनकी देखभाल के लिए कुछ भी ऐसे लोग सोच नहीं रहे हैं। हम कितने गैर जरूरी मुद्दों में उलझे हुए हैं। तो करोड़ों, इवन ये जो करोड़ों अरबों खर्च करके हम अब नए नए व्यक्तित्वों के ऊपर की मूर्तियां जो लगाने लगे हैं, शिवाजी की मूर्ति, पटेल की मूर्ति और अन्य लोगों की मूर्ति, क्या पटेल इससे खुश होंगे? शिवाजी इससे खुश होंगे? या कोई व्यक्ति किसी इलाज के लिए न तड़पे, वह व्यवस्था कर ले, तब वो खुश होंगे? वो बेचारे तो अपने साक्षात मूर्ति थे और चले गए। हम उनको खुश कर लें, ऐसे काम करें जिससे उनको खुशी मिले, वही सार्थकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। शिवाजी और पटेल देश की गौरव थे और सदा रहेंगे। इनका मोल इन पैसों से कहीं बढ़कर था। लेकिन ये भी अगर होते तो किसी की, इन्होंने अपने समय में किसी की मूर्तियां नहीं बनवाई। वो तो देश के विकास के लिए और देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे थे। ये होते तो आज कहते अस्पताल बनवाओ, जरूरी व्यवस्था उपलब्ध कराओ, उनकी जरूरत की चीजें बनाओ। इसी तरह हजारों करोड़ हाथियों की और अन्य गैर जरूरी मूर्तियों पर और निर्माणों पर पैसे बहाए गए और बहाए जा रहे हैं। लेकिन प्राथमिकताएं
जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, पीने का पानी, ये तो पूरी हों। क्या ये जरूरी, पेड़ पौधे वनस्पतियां तो लगाएं। क्या ये जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति महापुरुष, अवतार, पैगंबर, मसीहा हमें अच्छा लगता है, उसे पूजने की जगह, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाने की जगह उसके बताए रास्ते पर चलें, जिएं और रास्ते पर शुद्ध भाव से चलें? क्या उन उसूलों पर चलना ही सच्ची पूजा नहीं है? बाकी सारी पूजा क्या उनके शिष्यों द्वारा चलाया गया या चाह रहा व्यापार या स्वार्थ नहीं है? बाकी सारी पूजा या पूजाएं क्या उनके शिष्यों द्वारा चलाया जा रहा व्यापार या स्वार्थ नहीं है? मेकअप इंडिया के तहत यहाँ ऐसी चीजों, जरूरत की चीजें बननी, सुधरनी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। जो एक MRI मशीन SMS में लगी हुई है, वो भी प्राइवेट अस्पताल मणिपाल की लगाई हुई है। क्या जरूरी नहीं था कि अस्पताल में MRI और अन्य मशीनें जरूरत के अनुसार अधिक संख्या में लगाई जाएं, ताकि किसी मरीज को इंतजार में दम तो न तोड़ना पड़े? आखिर में वो बिलखता हुआ बाप स्ट्रेचर पे लेटे हुए अपने बच्चे को रोते हुए बाहर ले गया। शायद हिम्मत टूट गई थी उसकी या उसके बच्चे की सांसों की। लेकिन रोज मौत देखने वाले अस्पताल की संवेदनाएं भी तो शायद मर चुकी थी। लेकिन रोज मौत देखने वाले अस्पताल की संवेदनाएं भी तो शायद मर चुकी थी। अभी पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस से हुए सैकड़ों बच्चों की मौत से उनके परिजनों की चीखें थमी नहीं थी। देश में रोज ही कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं होती ही जा रही हैं। मेरे कुछ फुटकर शेर भी उसमें मैंने कोट किए हैं। उसमें, मेरे देश में रहते हैं बेहद शरीफ लोग, पर अजीब दोहरेपन में उलझे हुए हैं लोग। ऐसा नहीं, ये हादसे होते नहीं यहाँ, अब हादसों को हादसा कहते नहीं हैं रोज। लेकिन जब आज के हालात से थक जाएंगे सभी, बदलाव की तलाश में निकलेंगे सभी लोग। और जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शेपा या कदमों के निशान, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। संवेदनहीनता ही सबसे बड़ा मर्ज है इस दौर का। डॉक्टर हकीम के पास इसकी कोई दवाई नहीं है। इसकी दवाई हम सबको मिलकर के ही ढूंढना है। और संवेदनशीलता को जागृत करने का एक ही रास्ता है, सबसे जुड़ाव महसूस करना, पूरी सृष्टि को एक विराट जीवन शरीर महसूस करना और अपने को उस विराट का एक जीवंत अंग। भारत का संविधान भी संवेदनाओं का एक स्रोत है, झरना है। वह हमें पूरे देश के सभी लोगों, प्रकृति, पर्यावरण और पूरी धरती से जोड़ता है। तो हमें संविधान को भी जानना चाहिए और संपूर्णता को, एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उससे हमारा जो कॉस्मिक कनेक्टिविटी है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये सीमितता हमारी सबसे बड़ी बाधा है। व्यवहार के लिए कभी कभी सीमित होना पड़ता है, लेकिन अपने चिंतन में भी अगर हम सबसे जुड़ाव महसूस करें तो हमारा व्यवहार भी हर समय उचित होगा। और हमारे विचार भी जब सच्चाई हम जानते हैं तो कैसे बदलते जाते हैं। और सच्चाई के कई पहलू हो सकते हैं, कई परतें हो सकती हैं। जब हम सारी परतें जानने लगेंगे तो हमारा व्यवहार एकदम सही रहेगा। तो हमारी राय कैसे कैसे, इस पे एक पोस्ट सोशल मीडिया पे ही मिली थी पहले कभी, उसको भी मैंने अपने पिछले साल शेयर किया था, तो उसको भी आपके सामने रख रहा हूँ। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, आज फिर चींटियां आ गई हैं। मान लो आप जब ज़्यादा तेज धूप हो जाती है तो चींटियां बाहर निकल आती हैं सब। मान लो आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप एक वृक्ष की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी उस व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। वहाँ कोई व्यक्ति है। आपकी स्थिति देखकर वह व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति की एक राय बनाई, कितना सहृदय व्यक्ति है,
उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है कि उसने पानी के लिए बुलाया, तो वो आपकी एक राय बनी कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, सहृदय व्यक्ति है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है? 15 मिनट तक आप वेट कर रहे हैं, उस तेज प्यास लगी हुई है, धूप से तरबतर पसीने से अभी वहीं से आए हैं। आप उसके मन में पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं कि बुला तो लिया लेकिन अभी तक पानी के लिए बुलाया तो उसने खुद बुलाया था, बड़ा आलसी है या ढीला है या लगाता है कहीं क्या क्या भूल तो नहीं गया। यह उस व्यक्ति की आपकी दूसरी राय है। पहली राय आपने कितनी अच्छी बनाई थी। थोड़ी देर में बाद दरवाज़ा खुलता है। वह आदमी कहता है, मुझे देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर मैंने आपको पानी के बजाय नींबू पानी देना सबसे अच्छा समझा, इसलिए थोड़ा लंबा समय लगा। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है? कितना अच्छा आदमी है। अब जैसे ही आप उस नींबू पानी को अपने जीभ पर लेते हैं, आपको पता चलता है कि इसमें चीनी नहीं डाली है। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है। आपकी शायद इच्छा रही होगी कि अगर जब उसने कहा कि हम आपके लिए नींबू पानी ले आए हैं, नींबू पानी ले आए हैं, तो जब आपने नींबू पानी में आपकी उम्मीद हो गई होगी कि शायद नींबू पानी शरबत होगा, और अगर केवल नींबू पानी था तो फिर आपको उससे थोड़ा सा अरुचि हुई होगी कि अब उस बारे में क्या राय है कि इसने उसमें चीनी भी नहीं मिलाया और बहुत कंजूस टाइप का है। आपके चेहरे पर खट्टेपन वाला भरा भाव देखकर धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, अभी आप उससे सोच ही रहे थे कि ये कैसा आदमी है, इसने चीनी नहीं मिलाया और कंजूस है। आपके चेहरे का खट्टेपन से भरे भाव को देखकर व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ़ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप चीनी लेंगे, इसलिए अलग से चीनी ले आया, आप जितनी चाहें उतनी डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय होगी? 4 अलग अलग स्थितियों में 4 अलग अलग तरह के राय हुए। तो थोड़ा पेशेंस, सच्चाई जानने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है, और किसी के बारे में ओपिनियन बनाने में और तुरंत इंस्टेंट फर्स्ट रिएक्शन एपिसोड या फर्स्ट संपर्क से ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए। धीरे धीरे समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप मनन कीजिए, एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी सतही हो जाती है और बार बार बदलती है, तो क्या किसी के बारे में भी राय देने या बनाने के पहले हमें काफ़ी उसके बारे में जान लेना, समझ लेना उचित नहीं होगा। इसलिए किसी के बारे में जल्दी राय न बनाइए। कौन किस परिस्थिति या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, यह वही बेहतर जानता है। हो सकता है कि अपनी स्थिति से आप भी ठीक हों और दूसरा भी ठीक हो। सामान्य स्थितियों में ये बात लागू होती है। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करता है तो अच्छा है, अन्यथा बुरा है। तो केवल अपने ही पैरामीटर्स पर मत तौलिए। अगर वो दूसरों का लिए भला काम कर रहा है, हमारे लिए भले ही उदासीन है, तब भी वो बहुत अच्छा, हमें उसको बहुत अच्छा मानना होगा। तो ये एक विचार का बिंदु है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। इसलिए मैंने आपके सामने इसलिए रखा। और एक और प्रतिक्रिया रजनीश जी की है परसों वाले अंक के बारे में। कल 143 बहुत ही उद्वेलित कर गया। सभी प्रसंग और कथाएं मन को झकझोर देने वाली हैं। व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह और ऐसी व्यवस्था चुनने वाले स्वयं हम पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ अंक। अंत में मध्य प्रदेश में एक लाचार वृद्ध की बर्बरतापूर्ण हत्या की घटना ने स्तब्धता और रोष भर दिया।
ऐसे कायरतापूर्ण और विभत्स कृत्यों के जिम्मेदारों को तुरंत ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो सबके लिए सबक और ऐसी घटिया मानसिकता से ग्रस्त लोगों के लिए जोरदार चेतावनी हो। तो ये कुछ आज की चर्चाएं थी। और एक और बहुत ही अच्छा एक जज का फैसला अमेरिका का, वो बहुत ही अच्छा है। न्यायाधीश का दंड। अमेरिका में एक 15 साल का लड़का था, स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। ये भी सोशल मीडिया पर भी आया है कई बार, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण और सोचने को बहुत कुछ विवश करता है। अमेरिका में एक 15 साल का लड़का था, स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पकड़े जाने पर गार्ड की गिरफ्त से भागने की कोशिश में स्टोर का एक रोचक शेल्फ भी टूट गया। पंद्रह साल का लड़का था, स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पकड़े जाने पर गार्ड की गिरफ्त से भागने की कोशिश में स्टोर का शेल्फ भी टूट गया। जज ने जुर्म सुनाया और लड़के से पूछा, क्या तुमने सचमुच चुराया था ब्रेड और पनीर का पैकेट? लड़के ने नीचे नजरें करके जवाब दिया, जी हाँ। जज, क्यों? मुझे जरूरत थी, लड़के ने कहा। जज, खरीद लेते। लड़का, पैसे नहीं थे। जज, घर वालों से ले लेते। लड़का, घर में सिर्फ माँ है, बीमार और बेरोजगार है। ब्रेड और पनीर भी उसी के लिए चुराई थी। ब्रेड और पनीर भी उसी के लिए चुराई थी। जज, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? लड़का, करता था। एक कार वॉश में कारें धुला करता था। माँ की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी की थी तो मुझे निकाल दिया गया। माँ की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी ली थी तो मुझे निकाल दिया गया। जज, तुम किसी से मदद मांग लेते। लड़का, सुबह घर से निकलता था, लगभग 50 लोगों के पास गया, बिल्कुल आखिर में ये कदम उठाया। जिरह खत्म हुई। जज ने फैसला सुना दिया। फैसला सुनाना शुरू किया। सोचिए जज ने क्या फैसला सुनाया होगा। चोरी और विशेष तौर से ब्रेड की चोरी बहुत ही शर्मनाक अपराध है। चोरी और विशेष रूप से ब्रेड की चोरी बहुत ही शर्मनाक अपराध है और इस अपराध के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। और इस अपराध के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अब अदालत में मौजूद हर शख्स जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार हैं। तो इसलिए अदालत में मौजूद हर शख्स मुझ सहित सभी अपराधी हैं। इसलिए यहाँ मौजूद प्रत्येक व्यक्ति पर $10 का जुर्माना लगाया जाता है और $10 दिए बगैर कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जो वकील हैं, जो और भी इस कोर्ट रूम में जितने लोग हैं, सब $10 देंगे। दूसरे केस के लिए भी कोई अगर वहाँ रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा, सब पर $10 का मुकदमा, क्योंकि ये सब जिम्मेदार हैं इस हालत पर इस बच्चे को पहुंचाने के लिए। ये कहकर जज ने $10 अपनी जेब से बाहर निकाल कर रख दिए और फिर पेन उठाया, लिखना शुरू किया।
अब वो फैसला लिख रहा है। इसके अलावा मैं स्टोर पर 1000 का जुर्माना करता हूँ। स्टोर पर 1000 का जुर्माना करता हूँ कि उसने एक भूखे बच्चे से इंसानियत न रखकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके अलावा मैं स्टोर पर 1000 का जुर्माना करता हूँ कि उसने एक भूखे बच्चे से इंसानियत न रखकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और अगर 24 घंटे में जुर्माना जमा नहीं किया गया तो कोर्ट स्टोर सील करने का हुक्म देगी। जुर्माने की पूर्ण राशि इस लड़के को देकर कोर्ट उस लड़के से माफी चाहती है। वो जो जुर्माने की राशि वो देगा स्टोर वाला, वो भी इसी लड़के को दिया जाएगा और फिर उसके बाद तब कोर्ट इस लड़के से माफी मांगेगी। फैसला सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद लोगों की आंखों में आंसू तो बरस ही रहे थे, उस लड़के की भी हिचकियां बंध गईं। वह लड़का बार बार जज को देख रहा था, जो अपने आंसू छिपाए बाहर निकल गया। क्या हमारा समाज, सिस्टम और अदालत इस तरह के निर्णय के लिए तैयार हैं? और हमारे संविधान ने ऐसा बना है कि कोई भी जज इस तरह के फैसले सुना सकता है, कहीं कोई रुकावट या बाधा नहीं है, बस संवेदना की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है ना, सिविल सर्विसेज के सारे ट्रेनिंग सेंटर्स में चांस की बात है कि मुझे फॉरेस्ट सर्विस के भी, सिविल सर्विस के, मसूरी के, हर जगह के ट्रेनिंग सेंटर्स को गहराई से देखने समझने का मौका मिला। सब में असंवेदनशीलता का पाठ पढ़ाया जाता है। पब्लिक से दूर रहो, बहुत ज्यादा सबसे जुड़ाव महसूस नहीं करो, नहीं तो तुम बायस्ड हो जाओगे। सत्य जान करके सही फैसले करो, उसको वहां बायस नाम दिया जाता है। तो हमें अपनी ट्रेनिंग सिस्टम बदलना पड़ेगा, उसमें संवेदनशीलता भरनी पड़ेगी। हमारे सबसे बड़ी दुखद ट्रेजिक बात है कि जो एकेडमीज हैं जो सिविल सर्विसेज को तैयार कर रही हैं, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाया जाता, संविधान नहीं पढ़ाया जाता, जो संवेदनाओं को जो झरना है वो नहीं पढ़ाया जाता। क्या क्या कहें, चिकोटी काट के वाकई मुझे एकेडमीज में रहते हुए चिकोटी काट के देखना पड़ता था कि क्या हम वास्तविक आज़ाद भारत के एकेडमी में हैं, ट्रेनिंग सेंटर में हैं, सिविल सर्विसेज के एकेडमी में हैं, या फॉरेस्ट सर्विस के एकेडमी में है, जहाँ इतनी असंवेदनशीलता। ऑफिसर लाइक क्वालिटी उसके लिए टर्म रखा हुआ है कि पब्लिक से दूर रहो, तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी ब्रिटिश जमाने में रही होगी, गुलामी के जमाने में रही होगी, आजाद भारत में इसे ऑफिसर लाइक क्वालिटी कही गई। इसीलिए हमारे सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स, कुछ इक्के दुक्के एक्सेप्शन हो तो हो, नहीं सब के सब अपने इन नेताओं को अपना आका मान के उनकी गुलामी करते हैं, पब्लिक की गुलामी नहीं करते। रिटायरमेंट के बाद भी उनकी पोस्टें जो आती हैं वो एंटी पीपल होती हैं, या सीमों में वो जो जाति धर्म के नाम पर लड़ाइयों को समर्थन देने वाली होती हैं। खुली आंखों से सबको जोड़ने वाला, संवेदना वाला, वो कुछ कहीं नहीं दिखता। ये हमारी ट्रेनिंग की सबसे बड़ी कमी है। यह ऐसे तभी हो पाएगा जब हम अपनी ट्रेनिंग में संवेदना का इनपुट देंगे। फैसला सुनने के बाद में कोर्ट में मौजूद लोगों की आंखों में तो आंसू तो बरस ही रहे थे, उस लड़के की भी हिचकियां बंध गई थी। वह लड़का बार बार जज को देख रहा था, जो जज खुद अपने आंसू छुपाते हुए बाहर निकल गए। क्या हमारा समाज, सिस्टम और अदालत इस तरह के निर्णय के लिए तैयार है? चाणक्य ने कहा था, यदि कोई भूखा व्यक्ति रोटी चोरी करता पकड़ा जाए तो उस देश के लोगों को शर्म आनी चाहिए। चाणक्य ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति, भूखा व्यक्ति रोटी चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उस देश के लोगों को शर्म आनी चाहिए। और सुब्रमण्यम भारती की वो लाइनें तो मैं अक्सर कहा ही करता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति भूखा सोता है, एक भी व्यक्ति इस धरती पर भूखा सोता है, तो संपूर्ण धरती को नष्ट कर देना चाहिए। और अगर भूखा सोने
या ब्रेड की चोरी करने की नौबत आ जाए, तो अगर धरती को तो नष्ट करने की बात क्यों करें, कम से कम जिसकी वजह से जो वजहें हैं इसकी, उन वजहों को और वह संवेदनशीलता को तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। तो आज चाहे वो ओशो का हो और शुरू में जो हम लोगों ने बात कही थी, चाहे जो ये रहा, ये सब को ध्यान में रखते हुए धरती पर संवेदनशीलता बढ़ाने की, देश में सत्य और संवेदनशीलता इसको बढ़ाने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए लगातार काम करने की ज़रूरत है। और आज की भावगंगा यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे और कल हम लोग चर्चा करेंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमारे पास समय सीमित है, संसाधन सीमित हैं, तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि एक्स की मदद करें तो वाई को नुकसान होता है, वाई को मदद करें तो एक्स का नुकसान होता है। तो उस परिस्थितियों में कैसे बैलेंस प्राप्त करें, कैसे हम अपने कार्यों को इस तरह से करें कि अधिकतम लोगों को मैक्सिमम खुशी हो, अधिकतम लोगों को मैक्सिमम संतोष हो, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का दिन आपका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।